एवरीवन, वेलकम बैक टू एकोपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा सोर्स है संदीप गर्ग, क्लास 11th की जो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो। एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, मैं एक क्विक रिमाइंडर आपको देना चाहती हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने एक पूरे प्लेलिस्ट के फॉर्म में इंडियन इकोनॉमी की सेपरेट और मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। आप जा सकते हैं, लिंक पे क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट आपके आ जाएगी, वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए और पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग बहुत क्लोज आ गए हैं टूवर्ड्स फिनिशिंग आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जस्ट 2 लास्ट चैप्टर्स टू गो। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज योर मेन मार्केट फॉर्म्स। हम लोगों ने ना अभी तक क्या किया है, अगर आप एक स्टोरी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, एज आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड स्टार्ट गोइंग स्टेप बाय स्टेप। सो माइक्रो में हम लोगों ने कंज्यूमर थ्योरी देखी, बेसिकली कंज्यूमर का बिहेवियर देखा, फिर हमने देखा कंज्यूमर किस बेसिस पे डिमांड करता है, ओवरऑल डिमांड की एस्पेक्ट समझी, डिमांड पूरा का पूरा समझा हमने। उसके बाद हमने धीरे धीरे प्रोड्यूसर की एस्पेक्ट समझी। कंज्यूमर समझ लिया था हमने, लेकिन कंज्यूमर कंज्यूम तब करेगा ना जब कोई उसे प्रोड्यूस करके देगा। सो हमने प्रोड्यूसर के साइड की स्टोरी समझी, जहाँ पे हमने देखा कॉस्ट कैसे देखते हैं, रेवेन्यू कैसे देखते हैं, प्रॉफिट्स कैसे देखते हैं, कॉस्ट कर्व क्या होते हैं, डिफरेंट कर्व्स क्या होते हैं, फिर प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, ये सब हम लोग कवर करते हुए आ गए। फिर हमने देखा प्रोड्यूसर सप्लाई कैसे करता है। जब हमने डिमांड देख ली तो हमें सप्लाई भी देखनी पड़ेगी एंड सेम लाइंस पे डिमांड और सप्लाई का चैप्टर भी हमने कवर किया। सो आज हम देखेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, एक चीज डिस्कस करते हैं। आप लोग मुझे बताओ मार्केट क्या है, ठीक है? सो अगर आपने पॉज लिया है और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम, थिंक कि मार्केट क्या है एंड गेट अ आंसर इन योर हेड एंड देन लेट्स डिस्कस मार्केट क्या है। अगर मैं इकोनॉमिक्स ना पढ़ रही होती या पढ़ा रही होती, अगर मैं इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी टच में ना होती, तो मैं बोलती कि मार्केट तो वो है जहाँ पे मैं जाके कुछ भी खरीदती हूँ। और मैं ऐसा क्यों बोलती? क्योंकि मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप कोई प्रोड्यूसर है, तो फिर आप क्या सोचते कि मार्केट वो है जहाँ जाके मैं अपना सामान बना के बेचता हूँ, राइट? मैं कंज्यूमर हूँ एंड मोस्टली सारे जो वीडियोस देख रहे हो आप कंज्यूमर तो हो ही। अ कंज्यूमर कैन ऑल्सो बी अ प्रोड्यूसर, बट एवरीबडी इज अ कंज्यूमर, राइट? यू अग्री? सो कंज्यूमर हर कोई है। अब कंज्यूमर हर कोई है का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है? तो मुझसे कोई पूछता मार्केट क्या है, मैं कह देती कि अगर मुझे वेजिटेबल्स खरीदनी है तो जहाँ मैं वेजिटेबल खरीदने जाती हूँ वो वेजिटेबल मार्केट है, जहाँ मैं फ्रूट्स खरीदने जाती हूँ वो फ्रूट मार्केट है, मैं जहाँ ग्रोसरी खरीदने जाती हूँ वो ग्रोसरी मार्केट है, जहाँ मैं फर्नीचर खरीदने जाती हूँ वो फर्नीचर मार्केट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या होता, मार्केट्स अलग अलग फॉर्म ले लेगी, लेकिन मेरे लिए मार्केट का जो कोर मतलब होता वो ये होता जहाँ मैं कुछ भी खरीदने जा रही हूँ, राइट? सो और जहाँ मैं कुछ खरीदने जा रही हूँ मैं खरीदूंगी तो तब जब कोई बेचने भी आएगा, राइट? इकोनॉमिक्स में मार्केट इससे कहीं ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है मैं आपको वो भी अभी समझाऊंगी, लेकिन एक मार्केट का जो कोर पार्ट होता है वो ये होता है, एक ऐसा रीजन पूरा का पूरा जहाँ पे बायर आ रहा है कुछ खरीदने और सेलर आ रहा है बेचने, ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल हम अज्यूम करते हैं आपकी मार्केट है। तो अगर ये सर्कल आपकी मार्केट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेलर आ रहा है। तो अगर मैं फ्रूट्स खरीदने गई हूँ तो फ्रूट्स खरीदने अगर मैं जाती हूँ, अरे भाई मैं फ्रूट्स खरीदने जाऊंगी तो फ्रूट्स बेचने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो ये मार्केट है, मैंने कहा ये मार्केट है, ठीक है? और यहाँ पे सेलर आ रहा है फ्रूट्स लेके, से कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, लेट्स से एप्पल, ठीक है? सो सेलर आ रहा है एप्पल लेके, बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, एक सेलर नहीं आ रहा, बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, सारे एप्पल लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, मार्केट में आ गए और मार्केट में बहुत सारे सेलर हो गए, ठीक है? यहाँ पे सेलर है। अब क्या हुआ, मार्केट में बायर भी आया, ठीक है? मेरे जैसे बायर भी आए। अरे कोई बेचने वाला आ रहा है वो तभी आ रहा है ना जब वहां से कोई खरीदने वाला आ रहा है। मेरे जैसा बायर भी आया, बायर ने एप्पल लिया और मार्केट से चला गया, ठीक है? बायर आया मार्केट में, एप्पल खरीदा और मार्केट से चला गया, ठीक है? सो मार्केट एक ऐसा स्पेस है जहां पे आपका बायर और सेलर इंटरैक्ट कर रहा है आपस में। आप किसी भी सब्जी जब खरीदने जाते हैं तो आप किसी वेजिटेबल वेंडर या सेलर से इंटरैक्ट करते हैं, आप उससे पूछते हैं कि ये कैसे दिया या कितने का है, उसके बाद आपने उससे खरीद ली वो चीज, आपने उसको इन रिटर्न पैसे दे दिए, राइट? सो दिस इज इंटरैक्शन एंड यू आर इंटरैक्टिंग विद द वेजिटेबल वेंडर। और एल्स आप कुछ भी लेने जा रहे हैं किसी मार्केट में, आप एक सेलर से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो एक ऐसा स्पेस है सारा का सारा जहां पे बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओके? एंड दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ऑन द बोर्ड।
whole region or market refers to whole region where buyers and sellers of a commodity, ठीक है, of any commodity, be it any commodity, of a commodity are in contact with each other to effect purchase and sale of commodity. Purchase और sale of commodity को effect करने के लिए जहाँ पे buyer और seller interact करते हैं वो पूरे region को क्या कहते हैं? मार्केट. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा. ये तो आपकी कॉमन सेंस भी बोलती है, लेकिन स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन कि मार्केट क्या होता है, एंड दैट्स वाई आई डिड इट हियर. आई होप आपको ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, अब मैं 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रही हूँ मार्केट के, जिसके बिना मार्केट का कोई मतलब नहीं है. ओके, सबसे पहला एक एरिया. एरिया से क्या मतलब है? तो एरिया से आप सोचोगे कि कोई भी ऐसा लैंड या कोई भी ऐसी जगह जहां आप मार्केट में जा रहे हो फिजिकली, बट क्या वो ही मार्केट है? जस्ट थिंक, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या पैंडेमिक में बहुत सारी जगह पे आप फिजिकली नहीं जा सकते थे, लेकिन आपने ऑनलाइन चीज़ें मंगाई, तो क्या ऑनलाइन मार्केट नहीं है? ऑनलाइन मार्केट है. सो एरिया डजंट नेसेसरीली मीन्स कि एक फिजिकल स्पेस होनी चाहिए या एक लैंड होना चाहिए, लेकिन एरिया मीन्स कि एक ऐसी रीजन होना चाहिए, जैसे एक ऐसा सर्कल होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो फिजिकल ना हो, इनटैंजिबल हो, जो हमें दिखता ना हो. जैसे ऑनलाइन मार्केट स्पेस हो गई, आपका Amazon हो गया, वहाँ पे बायर और सेलर इंटरैक्ट कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो अ मार्केट. आपका बिग बास्केट हो गया, दैट इज ऑल्सो अ मार्केट. ठीक है, सो यू आर इंटरैक्टिंग विद द सेलर, सेलर इज कमिंग टू सेल देयर प्रोडक्ट, बायर इज कमिंग टू बाय देयर प्रोडक्ट, एंड दे आर इंटरैक्टिंग, एंड इट्स अ मार्केट, राइट? सो इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी टैंजिबल, और इट कैन बी इनटैंजिबल, बट देयर नीड्स टू बी एन एरिया विच इज नोन एज मार्केट, बिकॉज इफ देयर इज नो Amazon, तो बायर्स भी इधर उधर होंगे, सेलर्स भी इधर उधर होंगे, वो कहाँ इंटरैक्ट करेंगे? सो वी नीड एरिया. ठीक है, हमको एरिया चाहिए, ये चीज हो गई यहाँ पे क्लियर. सो एरिया इज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ मार्केट. ओके, देन बायर्स एंड सेलर्स. अब ये तो क्रूशियल नीड है, बायर और सेलर. जस्ट इमेजिन कि कोई मार्केट है जहाँ पे सिर्फ बहुत सारे सेलर्स आके खड़े हो गए अपने फ्रूट्स लेके, लेकिन कोई खरीदने वाला आ ही नहीं रहा. सो देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो मार्केट एज पर, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपकी मार्केट तब होती है जब बायर हो और सेलर हो और वो इंटरैक्ट करे. लेकिन अगर सिर्फ बायर आ गया, अगर वो खरीदने आ गया फ्रूट्स एक मार्केट में, पर कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो क्या वो मार्केट हुई? नहीं. सिमिलरली अगर सेलर्स आ गए अपने फ्रूट्स लेके, लेकिन बायर ही नहीं है खरीदने वाला, तो क्या वो मार्केट हुई? नहीं. सो फॉर मार्केट टू exist we need both buyers and sellers. ठीक है, क्लियर हो गया. देन कमोडिटी, ऑफ कोर्स कमोडिटी. चलो एग्जाम्पल लेते हैं. एक मार्केट है, एक स्पेस है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे सेलर्स आके खड़े हो गए खाली हाथ, खाली हाथ आके खड़े हो गए. बायर आ गए खरीदने, लेकिन क्या खरीदना है पता नहीं, नो कमोडिटी. कोई कमोडिटी ही नहीं है, तो मार्केट कैसे होगी? वो कमोडिटी थोड़ी हुई. फिर क्या हुआ? ये मार्केट नहीं हुई, ये क्या हुआ? एक स्पेस हुआ जहाँ पे बस इतने सारे लोग आके खड़े हो गए. कोई कह रहा है मैं सेलर हूँ, कोई कह रहा है मैं बायर हूँ, लेकिन कोई कमोडिटी ही नहीं है टू एक्सचेंज. ओके, that is the point here. So without commodity a market cannot be formed. Okay, and the last part is competition. Competition is a crucial need. So tell me कि अगर आप प्रोड्यूसर हो, ठीक है, अगर आपको कंपटीशन ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में आपका कोई कंपटीशन है या कोई और सेलर है या कोई है, तो फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? आपके पास वो विलिंगनेस नहीं होगी कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज करो या आप ज़्यादा बेचो. सो यू नीड कॉम्पिटिशन for a healthy market to function. Okay, so this is your fourth constituent which is competition, right? So इसके साथ ही आपका market का aspect clear है, कोई भी confusion रह गई हो, so you can just watch the video again or let me know in the comment section. I'll clear your confusion next time. Okay, then आपका आ जाता है industry versus firm. Industry versus firm का क्या मतलब है? Can there be a difference between industry and the firm? What do we mostly use the term industry and firm, you know, interchangeably, and we just don't understand the basic and the core difference. So what is the difference here? So let's just see difference क्या होता है. Basically क्या होता है, एक चीज़ देखो आप कि आपकी फर्म है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं टेक्सटाइल. ठीक है, टेक्सटाइल का एग्जाम्पल लेते हैं और हम ब्रांड्स लेते हैं आज. ठीक है, ब्रांड ले लिया हमने. तो आपका H&M है, ठीक है, मेजरली वो किस में डोमिनेट कर रहा है? हम ले लेते हैं टेक्सटाइल्स. ठीक है, क्लोथ्स. तो आपका क्लोथ्स बन रहा है, H&M बना रहा है. ठीक है, आपका एक और ब्रांड आ जाता है ज़ारा, वो भी क्लोथ्स बना रहा है. एक और ब्रांड ले लेते हैं, सो
say any other brand, any other firm, say let's say firm, ठीक है. So a firm is producing, or leave the clothes part, we can take example of जिससे आप और ज़्यादा closely link कर पाएँ या आपको और अच्छे से समझ आ पाए. Let's take chocolates, ठीक है. चॉकलेट्स के लिए एक फर्म है आपकी अमूल चॉकलेट्स बना रही है, ठीक है. ये फर्म है, चॉकलेट बना रही है. और कौन सी बना रही है आपकी कैडबरी भी चॉकलेट बना रही है, ठीक है. और कौन सी बना रही है? नेस्ले भी चॉकलेट बना रही है, ठीक है. अगर मैं ये 3 फर्म्स लूं, ये तीनों फर्म्स चॉकलेट बना रही है. अमूल भी चॉकलेट बना रही है, कैडबरी भी चॉकलेट बना रही है, नेस्ले भी चॉकलेट बना रही है. तो ये सारी फर्म्स हो गई. से ये फर्म 1 हो गई जो चॉकलेट बना रही है, ये फर्म 2 हो गई, ये फर्म 3 हो गई, ठीक है. तो ये फर्म्स हैं इंडिविजुअल, और जिस कैटेगरी में ये फॉल करती हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री, ठीक है. इंडस्ट्री कहते हैं हम. तो बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग क्या है? इंडस्ट्री एक बड़ा सर्कल है. यह सारी फर्म्स जब हम मिला देते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो सारी फर्म्स फंक्शन करती हैं एक इंडस्ट्री के अंडर. क्या मतलब है मेरा कि ये चॉकलेट इंडस्ट्री है. अगर मैं कहूँ ये चॉकलेट इंडस्ट्री में प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि चॉकलेट इंडस्ट्री, आपको ऐसे समझना है कि इंडस्ट्री बेसिकली आपकी प्रिंसिपल है. आप अगर स्कूल में हैं, इंडस्ट्री प्रिंसिपल है, और जो फर्म्स हैं वो सारी अब इसके अंदर जो हैं वो टीचर्स हैं अलग अलग, ठीक है. सो एक बात बताओ, अगर प्रिंसिपल ने कोई नया रूल निकाला है स्कूल में टीचर्स के लिए, क्या वो सिर्फ एक टीचर पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ने रूल निकाला है सारे टीचर्स के लिए, तो वो सारे टीचर्स पे एप्लीकेबल होगा. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि चॉकलेट इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि प्राइजेस इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स चॉकलेट इंडस्ट्री ने सारी फर्म्स को बोला है कि आपको इतना प्राइस इंक्रीज करना है. या अगर चॉकलेट इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि प्राइजेस स्टेबल रहेंगे, सो नो फर्म कैन इंक्रीज द प्राइजेस, बिकॉज फर्म्स क्या है? एक फर्म है, 2 फर्म है, 3 फर्म है, 4 फर्म है, एन नंबर ऑफ फर्म्स है. जब हम सारी फर्म्स को मिला देते हैं तो उनसे बनती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, चाहे वो कॉफी इंडस्ट्री हो, चॉकलेट इंडस्ट्री हो, क्लॉथ इंडस्ट्री हो, फर्नीचर इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री बनती है. जब उसमें जितनी भी फर्म्स हैं जो वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सारी हम कंपाइल कर देते हैं, तो वो सारी कहाँ जाती हैं? मिला के क्या बनाती हैं? इंडस्ट्री बनाती हैं, ठीक है. सो इंडस्ट्री एक वाइडर टर्म है, और इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं अलग अलग फर्म्स, ठीक है. कैसे? जैसे चॉकलेट इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है अमूल, कैडबरी, नेस्ले, ऐसे और फर्म होगी जो चॉकलेट बना रही होगी, ठीक है. ऐसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मुझे आइसक्रीम इंडस्ट्री देखनी है, आइसक्रीम इंडस्ट्री में कौन सी फर्म्स आ जाती होंगी आपकी? अगेन आ जाती होगी अमूल, फिर आपकी आ जाती होगी हैवमोर, आपकी आ जाती है मदर डेयरी, ठीक है. आपकी आ जाती है क्वालिटी वॉल्स, आपकी आ जाती है वडीलाल, ठीक है. ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी ये सारी फर्म्स अलग अलग मिला के आइसक्रीम इंडस्ट्री बनाती है. कि आइसक्रीम इंडस्ट्री में कौन सी फर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं. हो सकता है किसी दिन वडीलाल की ज़्यादा सेल ना हो रही हो, वडीलाल डिसाइड करे उसे एग्जिट करना है आइसक्रीम इंडस्ट्री से और वो बाहर चला जाए. हो सकता है कोई नई XYZ अब हैवमोर है, या हो सकता है कोई नई आ जाए, ठीक है. कोई भी कोई एग्जाम्पल मचमोर नाम से कोई फर्म आ गई, उसने आइसक्रीम प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, वो आ गई आइसक्रीम इंडस्ट्री में. कोई भी एंटर हो गया फर्म, कोई भी एग्जिट हो गई फर्म, ठीक है. सो फर्म्स एक इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं. इंडस्ट्री एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आती हैं अलग अलग फर्म्स. आई होप इतना पार्ट क्लियर है. अगर ये क्लियर है, सो लेट्स मूव टू योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. इट मीन्स नथिंग बट क्या डिटरमाइन करता है मार्केट स्ट्रक्चर. इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता होगा. वेल यस, इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है, और कितना अलग तरीके का होता है हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है. ये सारे फैक्टर्स हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कैसे डिसाइड करते हैं? सो बेसिकली
बायर्स एंड सेलर्स आपके मार्केट में ज़्यादा है या बायर्स एंड सेलर्स आपके मार्केट में कम है, ये डिसाइड करता है कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। मार्केट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता दोनों कंडीशंस में। कैसे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, अब अगर बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं मार्केट में, तो यानी अगर एक बायर मार्केट में जाता है तो उसको बहुत सारे सेलर्स देख के ऑप्शन दिख जाता है बहुत सारा। इसका मतलब है कि बायर, अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लें और आपकी ये मार्केट है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर्स बहुत सारे आ रहे हैं। आप गए हैं आइसक्रीम खरीदने, सेम आइसक्रीम खरीदने आप जाते हैं और आपको दिखता है कि सेलर्स बहुत सारे हैं, तो अब अगर क्या होगा कि सेलर्स ना ज्यादा या कम प्राइस कोट नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। कैसे? अगर आप एक और केस ले लें यहाँ पे कि एक ही सेलर है, अब अगर एक ही सेलर है और आप गए आइसक्रीम खरीदने, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको जितने में ये सेलर आइसक्रीम बेचेगा आपको उतने में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुत सारे सेलर हो जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है। एट द सेम टाइम अगर ये वाला आइसक्रीम वाला बोलता है कि मेरा प्राइस 20 है और ये बोलता है मेरा प्राइस 15 है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जब इसके पास जाएंगे तो ये आपको जब प्राइस कोट करेगा आप बोल सकते हैं कि नहीं, दूसरा सेलर मुझे सस्ते में दे रहा है और आप इसके पास जाके खरीद सकते हैं, राइट। सो ज्यादा सेलर्स, ज्यादा बायर्स में एक तरह का फ्रीडम रहता है कि आप जो सेलर्स हैं वो प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। तो ये चीज डिफरेंशिएट करती है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब आप जो आगे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा, जहां एक सेलर होता है उसको हम मोनोपोली कहते हैं और जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अब ये क्या होता है आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आपको अवॉइड भी करना है ये चीज, तो आप मत समझो। आप ये समझो कि ज्यादा सेलर होंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग होगा और कम सेलर होंगे, एक ही सेलर होगा तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका? नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में भी अब ये चेंज आ जाता है। नेचर ऑफ कमोडिटी आपका कैसा हो सकता है? नेचर ऑफ कमोडिटी आपका हो सकता है या तो होमोजीनियस कमोडिटी हो सकती है या डिफरेंशिएटेड कमोडिटी हो सकती है। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि होमोजीनियस कमोडिटी का मतलब हो सकता है कि हर सेलर एक जैसी कमोडिटी बेच रहा है, ठीक है, एक जैसी कमोडिटी बेच रहा है। तो अब आप अगर मार्केट में जाते हैं और सारे ही ऑरेंज कैंडी बेच रहे हैं तो आपको क्या होगा? आपके पास फर्क नहीं पड़ता आप कौन से सेलर से लो, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी से भी ले सकते हो, ठीक है। सो आपके साथ मार्केट में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वेयरएज अगर यहाँ पे 2 सेलर हैं या 3 सेलर हैं लेकिन हर कोई थोड़ा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, आप टूथपेस्ट खरीदने गए तो यहाँ पे कोलगेट वालों ने बोला कि उनका चारकोल टूथपेस्ट है, ये आपको टीथ वाइटनिंग करेगा। दूसरा बोलता है आपको क्लोजअप करेगा, क्लोजअप आपको बोलेगा उसमें सॉल्ट है, वो आपके टीथ स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। कोई सेंसोडाइन है, वो बोलता है कि आपके सेंसिटिव टीथ हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो आपको कंफर्ट देगा, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ, तीनों टूथपेस्ट ही हैं, तीनों टूथपेस्ट हैं लेकिन डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब होमोजीनियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीनों ब्रांड ने चारकोल टूथपेस्ट दे दिया आपको निकाल के कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप जाके किसी से भी लें, ऐसा नहीं है। तीनों ने डिफरेंशिएट किया अपना प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कॉस्ट चार्जेस भी थोड़े बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी डिसाइड करते हैं कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेसिकली इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन डिटर्मिनिंग योर मार्केट स्ट्रक्चर एंड वी आर स्टडिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं या आपके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं, ये भी डिसाइड करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देन आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म से हमारा क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म से हमारा ये मतलब है कि आपकी फर्म्स को यहाँ तो आज़ादी है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, एक मार्केट है जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या होता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ये होता है
कि फर्म्स जो हैं अगर यहाँ पे उन्हें दिख रहा है कि चलो मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स 10 रुपए के बिक रहे हैं और 10 रुपए से ऊपर नहीं हो सकते, तो मार्केट है जो एंटर हो गई कि चलो फ्री फर्म्स आ गई, न्यू फर्म एंटर हो गई, एंड सिमिलरली कोई फर्म प्रॉफिट नहीं बना रही, वो फर्म इजीली एग्जिट हो गई। तो यहाँ पे क्या रहता है, फर्म्स अगर एंटर हो रही हैं, अब इसका ब्रॉड सेंस में इम्प्लीकेशन समझोगे तो आपको मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लो कि आपके ना इंडस्ट्री में फर्म्स हैं और फर्म्स क्या कर रही हैं, सारी की सारी फर्म्स बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं। अगर सारी फर्म्स बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं, आपकी आइसक्रीम इंडस्ट्री है और आइसक्रीम इंडस्ट्री समर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने की वजह से जो फर्म्स बाहर बैठी हैं या सोच रही थी कि हम भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में घुसते हैं या हम भी आइसक्रीम सेल करते हैं, वो प्रॉफिट देख के क्या है इंसेंटिवाइज हो गई। अब उनका मन किया कि आते हैं इस इंडस्ट्री में, उन्होंने एंट्री ले ली, लेकिन इस इंडस्ट्री में सारी फर्म्स 10 रुपीज़ में आइसक्रीम बेचती हैं, उन्होंने भी 10 रुपीज़ में बेचा। अब क्या हो रहा है आपका कि जैसे ज़्यादा फर्म्स होंगी ज़्यादा सप्लाई होगी, ज़्यादा सप्लाई का मतलब है प्राइजेस नीचे होंगे और प्राइजेस कम हो जाएंगे तो आपका एक नॉमिनल या नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। और अब क्या हो रहा है, अगर फर्म्स को लॉस हो रहा है, अब अगर क्या होने लगा, कुछ फर्म्स है जिनको लॉस हो रहा है, तो अब क्या हुआ, अब नॉर्मल लॉसेस के केस में मार्केट से कुछ फर्म्स एग्जिट कर गई, से वाडीलाल है, क्वालिटी वॉल्स है, इन लोगों की आइसक्रीम अब कोई नहीं ले रहा है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये एग्जिट कर रही है मार्केट से। इनके एग्जिट करते ही क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई आइसक्रीम की, जो मार्केट में टोटल आइसक्रीम की सप्लाई थी वो कम हो गई। तो अब मार्केट में प्राइजेस मदर डेयरी ने और आपके हैवमोर ने प्राइस बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि अब जो लोग आएंगे खरीदने, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ना वो वाडीलाल जा सकते हैं ना वो क्वालिटी वॉल्स, क्योंकि वो तो मार्केट को टाटा बाय बोल रही है। सो हम मदर डेयरी एंड हैवमोर अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। वो प्राइस बढ़ाएंगे, प्रोड्यूसर जब प्राइस बढ़ाता है तो हमने सप्लाई में क्या देखा था कि उसको प्रॉफिट होता है, उसको बेनिफिट होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से जब लॉसेस हो रहे थे अब नॉर्मल प्रॉफिट होने लगेंगे। सो फ्री एंट्री है या फ्री एग्जिट है, ये मार्केट स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। एट द सेम टाइम कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट नहीं होती, या आप इजीली एंटर नहीं कर सकते इस मार्केट में, इस फॉर्म में। यहाँ पे एक ही फॉर्म बैठी है और उसकी मोनोपोली है, मतलब वो उसका राज चल रहा है। यहाँ पे एक ही फॉर्म है, डोमिनेट कर रही है। एक ही फॉर्म यहाँ पे डोमिनेट करने का क्या मतलब है, रेलवे हो गया आपका, रेलवे में आपका गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो और फर्म्स नहीं आ सकती रेलवे में, और क्योंकि और फर्म्स नहीं आ सकती, फ्री एंट्री एग्जिट नहीं है, तो ये भी डिसाइड करती है कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। दोनों ही केस में आपका मार्केट स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, और मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिसाइड करेगा कि फ्री एंट्री एग्जिट है, फ्री मूवमेंट है फर्म की, या फ्री मूवमेंट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन भी डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन से मेरा क्या मतलब हुआ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखते हैं, हमारी एक मार्केट है, आपकी यहाँ पे एक मार्केट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियंस एंड फॉरेनर्स, टूरिस्ट आ रहे हैं। हमने ले लिया आपकी जयपुर की कोई मार्केट ले ली हमने, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है या कुछ जयपुर का अपना कुछ चीज़ है जिसमें वो फेमस है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंडियंस भी घूम रहे हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं। अब क्या यहाँ पे ना नॉलेज नहीं है, मार्केट कंडीशन की नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जयपुर में एक सेलर है, वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट इंडियन को ही आता है, उसको तो 20 रुपए में बेचता है, और जैसे ही कोई फॉरेनर आता है वो फॉरेनर को कहता है 50 रुपीज़, और फॉरेनर तैयार हो जाता है लेने को। फॉरेनर को अगर वो 100 रुपीज़ में भी देता तो भी फॉरेनर वो चीज़ खरीद लेता। क्यों? क्योंकि फॉरेनर को आपके नॉलेज नहीं है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, और जब मार्केट कंडीशन का नॉलेज नहीं होता तो सेलर्स जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। वेयरएज अगर अब कोई है यहाँ पे, अगर कोई जिसको मार्केट कंडीशन का पूरा नॉलेज है, अब ये सेलर है, ये क्या करता है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो तो 20 रुपए है, लेकिन आप जाते हैं इसके पास, आपको ये कहता है कि 50 रुपीज़ है, तो आप बोलोगे मैं क्यों लूँ, ये वाला प्राइस तो कोई बनता ही नहीं, आपको देना है दो, वरना मैं किसी और से ले लूँगा। अब अगर आप स्मार्ट सेलर हो, आपको पता था कि आपका प्राइस तो 20 रुपए है, आप इससे 50 चार्ज कर रहे थे और वो गलत था, लेकिन आप 50 प्रॉफिट बनाने के चक्कर में कर रहे थे। बट एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं चाहोगे कि जो कस्टमर आपके पास कुछ खरीदने
में आया वो किसी और से जाके वो खरीदे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं अच्छा रुक जाओ 20 में ले लो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बायर था उसको नॉलेज थी अबाउट मार्केट कंडीशन, उसको एंटायरली इंफॉर्मेशन जो है उसके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जबकि एक फॉरेनर आया उसको नहीं थी, तो सेलर ने उससे ज्यादा चार्ज करके अपना प्रॉफिट कमा लिया। ये चीजें डिसाइड करती है कि आपका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। अगर परफेक्ट नॉलेज है तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग होगा, अगर परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो मार्केट स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, देन आपका आ जाता है लास्ट फैक्टर, मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो ये सारी चीजें फ्रीली मूव कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपकी मार्केट कंडीशन अलग होगी। लेकिन अगर ये लोग फ्रीली मूव नहीं कर सकते या गुड्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी जयपुर में ही मिलती है, अगर आपको खरीदना है तो आपको जयपुर में ही जाना पड़ेगा, तो फिर जयपुर वाले उस चीज का प्राइस कुछ भी कोट करेंगे, आप वो चीज लोगे क्योंकि आपको पता है ये वही मिलती है। लेकिन अगर आपको पता है कि परफेक्ट मोबिलिटी है और गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इधर उधर जा सकते हैं, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा वेरी नहीं होते क्योंकि आपको पता है कि यही चीज सेम टू सेम दिल्ली में भी मिल जाएगी। सो यू डोंट नीड टू मूव टू जयपुर ऑल द वे। ठीक है, सो प्राइसेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, जबकि प्राइस आप तभी डोमिनेट कर सकते हो और तभी ज्यादा चार्ज कर सकते हो जब आपको पता है कि जो आपका गुड है वो एक स्पेसिफिक एरिया में और गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट होता है। विद दिस वी फिनिश अप द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन मार्केट स्ट्रक्चर और मेन मार्केट फॉर्म्स। सो आज मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि मार्केट क्या होती है, इंडस्ट्री और फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है और क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। और मार्केट स्ट्रक्चर हर फैक्टर के अलग होने की वजह से अलग हो सकता है। मार्केट स्ट्रक्चर किस किस तरीके का होता है हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहां हम स्टार्ट करेंगे विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, सो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइए। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।